सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यूक्लियस. ठीक है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एक सेल ऑर्गेनली है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है. तो इसके बारे में फर्स्ट चीज़ आपको क्या पढ़नी है कि न्यूक्लियस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस जो आपका सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं. यानी कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता. फॉर एग्जांपल आरबीसी एंड सीव ट्यूब. आरबीसी आपका रेड ब्लड सेल होता है जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एंड सीव ट्यूब जो होता है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्लोएम का एक एलिमेंट होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. उसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो जनरली 1 होता है नंबर में. हर एक सेल में जनरली एक न्यूक्लियस मिलता है. जनरली 1 इन ईच सेल. हर एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है. इसके भी एक्सेप्शन है. पैरामीशियम जो है उसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. हम पढ़ेंगे, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस. फिर आता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो आप कोकोनट में जो कोकोनट वाटर पीते हो उसी को बोलते, वही है एंडोस्पर्म. उसमें मैनी न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. फिर आता है राइजोपस. इसमें भी मैनी न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है आपको पता होगा, न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल. न्यूक्लियस जो है पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है. क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का. याद रखिएगा मैंने मोस्ट ऑफ द कहा है. वाई? बिकॉज सम of the genetic material is also present in mitochondria as well as क्लोरोप्लास्ट. कुछ जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियस जो है जनरली स्फेरिकल या ओवल शेप का हो सकता है. ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम एक सेल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस तरीके से. मैं आपको बता दूँगी कि मैंने ऐसे डॉटेड वे में क्यों बनाया हुआ है, इसका भी रीज़न है. ठीक है. इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है. ये है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन. ये है न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन. बीच में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं, ये वाला जो स्पेस, इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो रेंज है वो है 10 to 50 नैनोमीटर एज मैंशनड इन NCERT. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूज़न से बनते हैं न्यूक्लियर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूज़न ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपस में फ्यूज़न हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियर पोर बन जाते हैं. उसके अलावा जो आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस है उसका क्या फंक्शन होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए. सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस का फंक्शन होता है इट सेपरेट्स. ये क्या करता है? सेपरेट करता है. सेपरेट्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम कौन करता है? आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता है.
उसके बाद मैं आप लोगों को न्यूक्लियस का यहाँ पर एक डिटेल डायग्राम बना करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सर्कुलर फॉर्म में जहाँ पे हमने कुछ पोर्स को ओपन छोड़ दिया, न्यूक्लियस को बना लिया। ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन हमने बनाई, ये न्यूक्लियस की हमने क्या करी, आउटर मेम्ब्रेन बना ली, ठीक है। न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन हमने बना ली। उसके बाद ये हमने न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या बना दिया, राइबोसोम अटैच करवा दिए यहाँ पे इस तरीके से, राइबोसोम अटैच करा दिए, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एज यू कैन सी राइबोसोम अटैच है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर एन्युलर प्रोटीन्स बना दिए हैं। ये आपके एन्युलर प्रोटीन्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगी। उसके बाद हमने यहाँ पर अंदर में क्या बना दिया, इनर लैमिना बना दी है हमने, ठीक है। अंदर में हमने क्या बना दी है, न्यूक्लियर लैमिना, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। इसको यहाँ पे हम ऐसे, न्यूक्लियर लैमिना है ये आपकी, यहाँ पर इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन से अटैच है आपका न्यूक्लियर लैमिना। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या बनाया है, क्रोमैटिन बना दिया, जो कि इस न्यूक्लियर लैमिना से क्या है, अटैच्ड है, क्रोमैटिन है। अभी ये अनडिवाइडेड सेल का न्यूक्लियस है, तो फिर आपका जो क्रोमैटिन है वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो ये रही आपकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर राइबोसोम ऑन इट। यानी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू रहती है विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू रहती, दैट्स वाई बियर राइबोसोम ऑन इट। देन दिस इज एन्युलर प्रोटीन, this one is annular protein. Annular protein, what annular protein do, they guard entry and exit of molecule, entry and exit of molecule inside nucleus, बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते, ना ही उसको एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना जो है वो एक ऐसी लेयर होती है जो कि फाइबर की बनी होती है, लेयर ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स की लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। न्यूक्लियर लैमिना का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, टूट जाती है। और ऐसा कब होता है, सेल साइकिल के दौरान में होता है, प्रोफेज के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक सेल के अंदर आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए है, एसिड है, तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा, और एसिड है इसलिए इसमें क्या होगा, नेट चार्ज जो है वो क्या होगा, नेट चार्ज जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। फ्लेमिंग ने क्या किया, फ्लेमिंग ने बेसिक डाई लिया और उससे क्या किया, डीएनए को स्टेन किया। जब उसने बेसिक डाई से डीएनए को स्टेन किया तो उसने देखा कि जो सेल है उसके अंदर उसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, और उसमें कुछ ऐसे बीड्स प्रेजेंट थे, कुछ ऐसे बीड्स उसे प्रेजेंट दिखाई दिए, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने जब डीएनए को बेसिक डाई से स्टेन किया तो उसे क्या स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखाई दिया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या थे, बेसिकली आपके न्यूक्लियोसोम थे,
न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कलरफुल थ्रेड दिखाई दिया उसे, कलरफुल थ्रेड यानी कि कलरफुल जो धागा दिखाई दिया उसे, तो यहाँ पे कलर का मतलब हो गया क्रोमा और थ्रेड का मतलब हो गया टिन, और इन दोनों को मिलकर ही क्या नेम बना, क्रोमैटिन। तो फ्लेमिंग ने बेसिक डाई से डीएनए को स्टेन किया, उसके बाद उसे यहाँ पे एक बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियोसोम। मीन्स नाम उसने न्यूक्लियोसोम नहीं दिया, उसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि बाद में हमें पता चला कि वो न्यूक्लियोसोम है, उसका नाम न्यूक्लियोसोम रखा गया। उसे बेसिकली कलरफुल थ्रेड दिखाई दिए, तो हम कलरफुल को कहते हैं क्रोमा एंड थ्रेड को कहते हैं टिन, और दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना वो हुआ क्रोमैटिन। अब हम अपने डीएनए की बात करें तो हमारा जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। कौन, हमारा डीएनए। और वो डीएनए किसके अंदर होता है, इन सिंगल सेल। और हमारा जो सेल होता है उसका मैग्नीट्यूड डीएनए के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इतने बड़े डीएनए को हमारे इतने छोटे से सेल के अंदर रैप करने के लिए उसे बहुत ही अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे, पैकिंग ऑफ डीएनए। तो हमारा जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है, हमारा जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो क्या होता है, रैप्ड होता है, रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट्स होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर होता है, उसके अगल बगल निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो रैप होता है। अब डीएनए क्या है वो तो आप लोग जानते हो, हिस्टोन ऑक्टामर क्या है वो हमारा देखना बाकी है, ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में पढ़ते हैं। सो हिस्टोन ऑक्टामर हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो बेसिकली बेसिक प्रोटीन होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर जो है मेड अप ऑफ 8 बॉल्स, 8 बॉल्स से बने हुए होते हैं। ये 8 बॉल्स कौन कौन सी होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 बॉल्स आगे लगी होंगी, 4 बॉल्स पीछे लगी होंगी। इन बॉल से मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनते हैं। उसके अलावा बेसिक प्रोटीन होते हैं, तो किससे बने होंगे, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बने होंगे। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। और वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन वो अमीनो एसिड होते हैं जिनसे क्या बने होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बने होते हैं। अब मैं आप लोग को डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाती हूँ बीट्स ऑन स्ट्रिंग का। तो ये हो गया आपकी हिस्टोन ऑक्टामर, 1 2 3 4, 3D स्ट्रक्चर है, पीछे भी ऐसी 4 बॉल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी हिस्टोन ऑक्टामर्स। में कुछ हिस्टोन ऑक्टामर्स यहाँ पर बना दे रही हूँ ताकि बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को मैं दिखा सकूँ। आफ्टर दैट ये आ गया आपका क्रोमैटिन, 3D स्ट्रक्चर होगा क्रोमैटिन लाइक दिस। So this structure where histone octamer is wrapped by DNA is called nucleosome, and these are chromatin which is beads on string. Beads on string का मतलब है जैसा लगता है जैसे धागे में मोतियों को पिरोया गया हो। अब बेसिकली हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है हमारा ये हिस्टोन है। बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर है, 1 यूनिट नहीं लिया मैंने, कंप्लीट हिस्टोन ऑक्टामर लिया है, बट समझाने के लिए मैं 1 यूनिट लेकर समझा रही हूँ। इसके अगल बगल डीएनए कैसे रैप्ड होता है, इस तरीके से डीएनए इसके अगल बगल रैप्ड होता है, इस तरीके से। मतलब एक तो डीएनए की कंप्लीट टर्न होती है हिस्टोन ऑक्टामर के अगल बगल, एक 3/4 सेकेंड टर्न होती है, दूसरी टर्न जो है वो 3/4 होती है। एक डीएनए की कंप्लीट टर्न है और दूसरी टर्न जो है वो 3/4 है, कंप्लीट नहीं हुई, आकर यहाँ पर आगे बढ़ गई। तो टोटल 7/4 टर्न्स होती हैं डीएनए की अराउंड हिस्टोन, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1.75 टर्न होती हैं डीएनए की अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिटेल्ड पैकेजिंग बताऊँगी डीएनए की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि
यहाँ पर बना लेते हैं हमारा हिस्टोन ऑक्टामर। ये रहा एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पर है आपका क्रोमैटिन, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर वो मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका क्रोमैटिन, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या कर रखा है, इसने इस हिस्टोन ऑक्टामर को क्या कर रखा है, रैप कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है H1 हिस्टोन। दिस वन इज़ H1 हिस्टोन, जो कि क्या कर रहा है, क्लिपिंग कर रहा है, पकड़ कर रख रहा है इस स्ट्रक्चर को ताकि स्ट्रक्चर क्या खुल ना जाए। आफ्टर दैट यहाँ पर प्रेजेंट है आपका स्कैफोल्ड प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आपका स्कैफोल्ड प्रोटीन। दिस वन इज स्कैफोल्ड प्रोटीन, दिस वन इज स्कैफोल्ड प्रोटीन, ठीक है। सो दिस वन इज योर हिस्टोन ऑक्टामर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दिस वन इज योर H1 हिस्टोन। दो चीज़ याद रखनी है H1 हिस्टोन के बारे में, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियोसोम में सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर H1 हिस्टोन ऑक्टामर H1 हिस्टोन जो होता है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियोसोम में सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर और क्रोमैटिन आते हैं। H1 हिस्टोन की पोजीशन वेरिएबल हो सकती है, मैंने यहाँ पर दिखाई है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट है स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या करता है, हेल्प इन पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को पैक करने में मदद करता है, यानी क्रोमैटिन को एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि उसकी अच्छे से पैकिंग हो सके। यहाँ पे उसने एक बेस प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक जो पार्ट है क्रोमैटिन का वो खुला हुआ है और एक जो पार्ट है वो रैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खुला हुआ पार्ट है क्रोमैटिन का, इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन, यानी कि लूज क्रोमैटिन। और यहाँ पे जो रैप्ड पार्ट है इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन, यानी कि टाइटली रैप क्रोमैटिन, टाइटली रैप क्रोमैटिन, ठीक है। सो यूक्रोमैटिन जो होता है आपका वो लाइट स्टेन होता है। कैसा होता है, लाइट स्टेन होता है। और हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है आपका डार्क स्टेन होता है। हेटेरोक्रोमैटिन को आप जब भी स्टेन करोगे किसी भी डाई से तो ये डार्कली दिखेगा आपको क्रोमोसोम के अंदर, और जो यूक्रोमैटिन है वो आपको लाइटली दिखेगा, लाइट स्टेन में। यूक्रोमैटिन जो होता है ये वो पोजीशन होता है जहाँ पे डीएनए जो है किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, आपका आरएनए में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये मैंने बना दिया आरएनए, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, ठीक है। ये मैंने बना दिया आरएनए। तो यूक्रोमैटिन जो है ये वो पार्ट है डीएनए का जो कि आरएनए में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये एक्टिव है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन वो पार्ट है जहाँ पर जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइटली रैप है तो ऑफकोर्स आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम कहेंगे इनएक्टिव क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन में आपका जो डीएनए है, क्रोमैटिन में क्या क्या आ जाता है आपका, डीएनए, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए, ये सब कुछ किस में आ जाता है, क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन में क्या क्या आ जाता है, डीएनए, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए, यानी क्रोमैटिन क्या क्या मिलकर के क्रोमैटिन बनते हैं, तो डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, ठीक है, और डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एंड आरएनए, ये मिल करके क्रोमैटिन बनते हैं, ठीक है, ये मिल करके क्रोमैटिन बनते हैं। और जब यही स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड हो जाता है, इसकी ही पैकिंग बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड हो जाती है, काफ़ी हाईली पैक हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में।
तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके? क्रोमोसोम होते हैं आपके कलरफुल बॉडीज़। कलरफुल बॉडीज़, कलरफुल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो सेंटर में ये प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम आपके 4 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। ये रहे आपके कुछ सम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी इस तरीके से बनाएंगे, दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। ओके, so this one is your मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पर सेंट्रोमियर सेंटर में होगा। दिस इज़ योर सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पे आपका सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा अवे होगा। दिस इज़ योर एक्रोसेंट्रिक एंड दिस इज़ योर टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम हेड के पास होगा और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल ही टर्मिनल एंड पे होगा। ठीक है। इस क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये वी शेप दिखेंगे। इस क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये एल शेप दिखेंगे। इस क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये जे शेप दिखेंगे और इस क्रोमोसोम को हम देखें इस तरीके से तो ये आई शेप दिखेंगे। ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम अब्सेंट होता है। सो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो अब्सेंट होता है इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो अब्सेंट होता है। अब यहाँ पे मैं क्रोमोसोम का डिटेल डायग्राम बनाकर आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। दिस वन, this one is your centromere, this is your kinetochore, this one is your secondary constriction and this one is your satellite. okay, यहाँ पे एक क्रोमैटिन ऐसे कंडेंस्ड पार्ट में है। सो दिस ऑल्सो आई विल शो यू। सबसे पहले प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, दैट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज योर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर क्या करता है? होल्ड टू क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम, होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर क्या करता है? क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड को होल्ड करने का काम करता है। कौन? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो आपका दोनों क्रोमैटिड को होल्ड करने का काम करता है बीच में, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यानी कि आरएनए बनाने का काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डीएनए वो काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आरएनए बनाने का काम नहीं कर सकता ये। उसके बाद ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इट इज़ अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर इज सिंथेसाइज्ड बाय स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर कौन बनाता है? काइनेटोकोर किससे बनता है? स्पिंडल फाइबर से बनता है। ठीक है। उसके अलावा ये है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसकी फिक्स्ड लोकेशन होती है, ये यहीं पे प्रेजेंट होता है। ये कुछ ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सम क्रोमोसोम, कुछ ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। इसको हम NOR भी कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ये नॉन स्टेनिंग होता है।
ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन होता है और ये नॉन स्टेनिंग होता है, नॉन स्टेनिंग यानी हम इसे क्या नहीं कर सकते, स्टेन नहीं कर सकते। ये जो प्रेजेंट है आपका, इसको हम कहते हैं सेटेलाइट। ये भी ट्रांसक्रिप्शनली आपका इनएक्टिव होता है। यहाँ पर भी डीएनए से आरएनए कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने के लिए है वो ये है कि एंड्स ऑफ क्रोमोसोम हैव टीलोमेरेज। क्रोमोसोम के एंड में टीलोमेरेज प्रेजेंट होता है और टीलोमेरेज क्या होते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। और ये टीलोमेरेज क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट क्रोमोसोम फ्रॉम शॉर्टनिंग। ये क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग से बचाते हैं, यानी छोटा होने से क्रोमोसोम को बचाते हैं। उसके बाद जो आपका न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसको हम NOR कहते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ये कौन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो हमारे 5 मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं एंड 5 पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें ये प्रेजेंट होता है। 13, 14, 15, 21, 22, इनमें भी क्या उनसे 13, 14, 15, 21, 22 ये वो क्रोमोसोम है जिनमें न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस with rest of the nucleoplasm because it do not have membrane। न्यूक्लियोलस जो होता है वो बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में कंटिन्यू रहता है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये रहा आपका न्यूक्लियोलस। इस तरीके से क्रोमैटिन जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका जो हेड है वो मिल करके न्यूक्लियोलस बनाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके साथ ये कंटिन्यू है क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और जैसे ही क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। और क्रोमैटिन का कंडेंसेशन कहाँ पर होता है, डिवाइडिंग सेल में। यानी कि डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहे आपके डिवाइडिंग सेल। इनमें क्या हुआ, क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गया और यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इन नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल में ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस होता है। ऑफकोर्स न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मोर देन 1 इन नंबर, एक सेल में एक से ज़्यादा हो सकता है। डेंसली स्टेन होता है, डेंसली स्टेन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस क्या करता है कि एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है, डीएनए एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है आरएनए और राइबोसोम के फॉर्मेशन में। एक्टिवली इन्वॉल्व इन आरएनए एंड राइबोसोम formation। Nucleolus is actively involved in rRNA and ribosome formation। Larger and more numerous nucleoli are present in
cells actively carrying out protein synthesis। ऐसे सेल जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं उनमें ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस का जो प्लूरल होता है उसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो ज़्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे ऐसे सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफकोर्स न्यूक्लियोलस का काम ही है आरएनए और राइबोसोम का फॉर्मेशन करना, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आरएनए एंड राइबोसोम। इसलिए ऐसे सेल जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसमें ज़्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। अब ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर हमारा एमआरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो एमआरएनए बाहर भी जा रहा होगा, प्रोटीन बाहर भी जा रहा होगा, बाहर से मटेरियल अंदर भी आ रहे होंगे। तो वो किसके थ्रू आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर एंट्रीज होती है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होती है। तो न्यूक्लियर पोर जो है वो दोनों के लिए होती है, एंट्री, बोथ एंट्री एंड एग्जिट न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होती है। उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम यानी ऐसे क्रोमोसोम जिनकी सेम पोजीशन हो, या फिर हम कह सकते हैं मोर डिटेल में हम बोलें तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके एक लोकस पे यानी एक ही लोकेशन पे दो एलील्स हों, 2 एलील्स हों, और वो जो एलील्स होंगे वो किस सेम कैरेक्टर की एलील्स होंगी। ठीक है, सेम कैरेक्टर की एलील्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल एक ही पोजीशन पे दो कैरेक्टर्स की एलील हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। एक ही पोजीशन पे दो कैरेक्टर की एलील हैं, आई कलर। ठीक है, तो एक ही लोकस पे जब दो एलील होती हैं तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम जिनके एक ही लोकस पे दो एलील नहीं होती हैं, मतलब दो डिफरेंट एलील होती हैं, एक ही लोकस पे दो डिफरेंट एलील होती हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जहाँ पे एलील की पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट पोजीशन होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।